चलो बेटा इकोसिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहली बात, इकोसिस्टम होता क्या है बताइए। बताइए भाई इकोसिस्टम क्या होता है। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है इकोसिस्टम, तो हम ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो किसी के इंटरेक्शन से बचा हुआ हो। क्या हुआ हो? बचा हुआ। इंटरेक्शन मतलब जैसे कि मान लो लिव कोई ऑर्गेनिज्म मान लो लिविंग है। क्या है वो? लिविंग है। लिविंग है मान लो कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर ये सोचे कि इस पूरे यूनिवर्स में ये अकेले अगर बचा रहे, पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्या नहीं पॉसिबल है? ये पूरे ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें इकोसिस्टम में अकेले नहीं रह सकता है। ठीक, अब आइए, तो लिविंग के साथ में नॉन लिविंग भी इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? नॉन लिविंग भी इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग भी इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या क्या, इकोसिस्टम और उसके फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजर, एनर्जी फ्लो और एनर्जिकल सॉरी इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे और सक्सेसफुल पढ़ेंगे और न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम पहले बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखिए जो इकोसिस्टम होता है वो दो तरीके, मेनली दो तरीके होता है। कौन कौन बताओगे? एक होता है एक्वाटिक और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। क्या क्या होता है? एक्वाटिक होता है और टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, देखिए तो इकोसिस्टम को डिवाइड कर दिया गया है दो कैटेगरी में, एक तो कहोगे टेरेस्ट्रियल, दूसरा कहोगे एक्वाटिक। अब सुनना पहले जो मैं बताने जा रहा हूं, सवाल यहां से बनेगा। फॉरेस्ट, आपको पता है जंगल लैंड पर होते हैं तो टेरेस्ट्रियल होंगे। ग्रास लैंड, ये भी लैंड है तो यहां पर भी ये क्या होगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। चले डिजर्ट, ये भी आपको पता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। कौन कौन? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट। ठीक है, आगे आओ। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड भी किसका एग्जांपल है? एक्वाटिक का, टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल नहीं है। अगला, रिवर और स्टोरीज। ठीक है, हाँ स्टोरीज बोलते हैं इसे। ये भी क्या होता है? किसका एग्जांपल है? एक्वाटिक का। तो अगर मैं तुमसे कहूं हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट में? टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वाटिक है। इसमें एक बहुत देखो, पॉन्ड तुम्हें पता है एक्वाटिक होता है, रिवर तुम्हें पता है एक्वाटिक होता है, एस्टोरीज भी पता है एक्वाटिक होता है, लेकिन एक बहुत कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल कौन सा है? वेटलैंड। ठीक है, अब आगे कुछ ऐसे भी इकोसिस्टम होते हैं जो मैन मेड होते हैं। जैसे हमने खेत में बुआई कर दिया, अब खेत में जो बुआई करेंगे तो उसका अपना इकोसिस्टम हो जाएगा। उसमें क्या क्या आएंगे? तो प्लांट हमने अब लगा दिया तो प्लांट लगे हो। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? सन चाहिए, सन एनर्जी चाहिए जिससे वो प्रोडक्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके बाद पानी चाहिए हमें, तो दोनों तो नॉन बायोटिक हो गए या ए बायोटिक हो गए। ठीक, उसके बाद हमें चाहिए पॉलिनेटर चाहिए जो कि बायोटिक हो सकता है, नॉन बायोटिक, दोनों हो सकता है। फिर हमें क्या चाहिए? और भी कुछ वहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह चाहिए ताकि डिकम्पोज कर सकें, फर्टिलाइजर्स बना सके। ठीक है, तो आगे आओ। जो क्रॉप फील्ड, ये दोनों कैसे हैं? मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो हम तुमसे कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ये दो तरीके का होता है, एक तो मैन मेड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? नेचुरल हो जाएगा। तो आप कहोगे इकोसिस्टम और ये क्या नाम, इकोसिस्टम कह देंगे और अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम कह देंगे। एग्जाम्पल आपको पता है। दूसरा मैंने बताया, एक फील्ड आएगी और दूसरा, ठीक है, आगे आओ। अब हम यहां पर बात करेंगे क्या क्या चीज। सबसे पहले कह रहा फर्स्ट लुक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू एप्रिसिएट इनपुट, जिसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। आगे आगे क्या होगा? देखो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन एंड फूड वेव। ये फूड चेन और फूड वेव थोड़ा सा याद रखना।
फूड चेन जब एक से ज्यादा हो जाते हैं या दो से ज्यादा हो से उसे क्या बोलते हैं, फूड वेव्स बोल देते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव बोल देते हैं। ठीक है, आगे फिर आगे चलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं। ठीक, फिर अब एंड आउटपुट मिलेगा, एक तो डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस। जैसे अभी मैं तुमको बताऊंगा, जैसे मान लो कोई एक ट्रॉफिक लेवल है, हमने कहा एक दो ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, तीन ट्रॉफिक लेवल है, तो यहां से यहां तक जाने में 90% एनर्जी का लॉस हो जाएगा, सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक, अगला फिर यहां से यहां जब जाएगा फिर से 90% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, सिर्फ इसका 10% यहां पहुंचेगा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट लिंडमैन, उन्होंने ये चीज बताया था, लॉ ऑफ लिंडमैन। ठीक है, अब यहां पर है ये, अब रिलेशनशिप साइकिल चेन वेव्स ये हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, आगे बेसिक से अब तुम्हारे पास यहां पर चीजें आ गई हैं, हम इसमें जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो बताते हुए चलते हैं। ठीक है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, देखो देखिए हमारे पास कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे एक एबायोटिक दूसरा बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारा देखो, अगर इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर एंड सराउंडिंग, ये पता तुमको, एक दूसरे को दोनों इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात पता है ना। आगे अब यहां पर देखिए, सबसे पहले एक स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लेवल। जैसे मान लीजिए एक जंगल है, क्या, एक जंगल, एक फॉरेस्ट है, इसको समझना, क्या बेटा, फॉरेस्ट है। ठीक है, तो फॉरेस्ट में एक सबसे बड़ा प्लांट होगा, ठीक है, ट्री जिसे बोलेंगे, फिर हर्ब आएंगे इसके नीचे आएंगे, फिर श्रब आएंगे इसके नीचे आएंगे, और फिर ग्रासेस आ जाएंगे जो सबसे नीचे बॉटम पे रहेंगे। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लेवल पर हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग अलग लेवल पर हो रहा है। कौन सा लेवल, वर्टिकल लेवल होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अब वही चीज मैं बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर देखो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। सबसे ऊपर कौन है, तो आप बताओगे ट्रीज हैं। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ, जो दूसरी लेयर है फॉरेस्ट की वो श्रब है, सेकेंड लेयर, और फिर सबसे नीचे क्या आ जाए, हर्ब, और ग्रास कहां पर आ जाएंगी, सबसे बॉटम पे आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब आइए कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहले हम अगर कुछ एस्पेक्ट की बात करें इकोसिस्टम के, तो वो होता है प्रोडक्टिविटी। कोई इकोसिस्टम कितना प्रोडक्टिविटी करता है, जैसे हमने खेती किया, अब खेती में हमने 5 किलो बीज डाल दिया और उसकी प्रोडक्टिविटी हुई 1.5 किलो, तो हमारे लिए तो लॉस है। इसका मतलब वो इकोसिस्टम सस्टेनेबल नहीं है, या कह दो स्टेबल नहीं है। दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने जब क्रॉप लगाई तो क्रॉप का कुछ पार्ट तो बच ही जाएगा ना, उसको डिकम्पोज भी होना है उसे। अब वो डिकम्पोज कौन करेंगे, डिकम्पोजर करेंगे, वो मैं भी बताऊंगा आपको। अगला एनर्जी फ्लो। अब जैसे ही मान लीजिए हमने प्लांट लगाया, क्या लगाया बेटा, प्लांट लगाया, सुनना इस चीज को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखो हमने मान लीजिए प्लांट लगाया, समझो, तो सबसे बॉटम पे क्या होगा, प्लांट्स होंगे, और प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। अब ये प्लांट ने मान लीजिए 100 किलो कैलोरी एनर्जी इसने बनाई, 100 किलो जूल बनाई एनर्जी। ठीक है, अब ये दूसरे लेवल को, क्योंकि प्रोड्यूसर हुआ ना, तो ऐसा नहीं कि अपने पास रखेगा, ये एनर्जी का फ्लो करा देगा दूसरे लेवल में, जिसको बोलेंगे हर्बीवोर्स। क्यों, इस प्लांट को कौन खाएगा, ऐसे जानवर जो क्या हो, हर्बीवोर्स हो। ठीक है, तो 90% तो लॉस हो गया, 10% एनर्जी यहां पहुंची, मतलब 10 किलो जूल एनर्जी इसके पास पहुंची। ठीक, अब इसको खाने वाले कार्निवोर्स होंगे, तो हम कहेंगे कार्निवोर्स के पास एनर्जी पहुंचेगी। कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, 90% पहुंची, कितनी, 1%, तो इसका 10% इसका हुआ 1 किलो जूल।
अब टॉप कार्निवोर्स हो जाएंगे, अब इसमें 90% लॉस हो जाएगा, कितना पहुंचेगा 0.1 किलो जूल पहुंचेगा। अब जरा इस चीज को देखो, जरा जैसे से टॉप पर हम पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी का फ्लो कम होता चला जा रहा है, इसलिए जितने भी टॉप कार्निवोर्स होते हैं उनके नंबर हमेशा कम होते हैं। इसलिए किसी जंगल में अगर बात करें तो घास सबसे ज्यादा होंगी, डियर उससे कम होंगे, उससे कम ये होगा, और सबसे कम शेर चीता होंगे। ठीक है, एनर्जी का फ्लो क्योंकि 90% का लॉस हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती है। ठीक है, आगे आइए एनर्जी। अब न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या हुआ कि यार ऐसा नहीं है कि जो प्लांट है, इसको भी मैं तुमको बता दूं एक बार। देखो न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे मान लो इंसान है, इंसान बना होगा, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स पाए जाएंगे, कुछ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ठीक है, अब ये जैसे मान लीजिए कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, वगैरह वगैरह होंगे। अब जैसे मान लो कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, मान लो ये क्या प्लांट है, जब इसकी डेथ होगी, अब डेथ कैसे होगी, दो तरीके, या तो कोई जानवर इसको चर लेगा, तो जब जानवर चर के लेकर जाएगा तो गोबर कर, तो जो गोबर करेगा तो क्या होगा उससे, तो उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे इसके, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुंच गए, फिर से जमीन में पहुंच गए, वो जानवर मरेगा। ठीक है, उससे भी न्यूट्रिएंट कहाँ पहुंचे, तो न्यूट्रिएंट की लगातार रिसाइकलिंग होती रहती है। क्या होती रहती है, रिसाइकलिंग होती रहती है। इस न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की वजह से इस धरती के अंदर, मतलब क्रस्ट के अंदर ब्यूट्रिएंट लगातार क्या होता, फ्लो होता रहता है। पहले प्लांट के अंदर गया, प्लांट को मैंने खाया, हमारे अंदर आया, फिर हम मर गए, फिर से कहां पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। ठीक है, आ गया वो, ये हो गया तुम्हारा। अब हम आगे बात करते हैं, एक एक टॉपिक चलते हैं, जो कि अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। जहां सवाल बनेगा बेटा हम वहीं से बता रहे हैं। ठीक है, चलो एक चीज और बता दे, कुछ है तो वो बता दे तुमको। चलिए हम बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। जो इकोसिस्टम होता है, इसको जरा देखो। सबसे पहले बात, इस जो इकोसिस्टम होना चाहिए वो सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए एंड बहुत सिंपल होना चाहिए, एक बात मैं तुमको बता दूं। ठीक है, और इंटरेक्शन एग्जिस्ट द एक्वाटिक इकोसिस्टम। सबसे पहले सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि बाहर से कोई लगा करके उसको स्टेबल करना पड़े, वो स्टेबल होना चाहिए। यहाँ ये अब एक पॉन्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, पॉन्ड की बात करते हैं। एक हमारे पास पॉन्ड है जहां पर सैलो वाटर बॉडी है और अबव द मेंशन द 4 बेसिक कंपोनेंट। अब यहां पर चारों बेसिक कंपोनेंट होने चाहिए ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल। अगर ये 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मैंने चाहिए, एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, ठीक है, मिनरल्स या कह दो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होनी चाहिए, सारी प्रोसेस उसमें होनी चाहिए, तभी जाकर के वो सेल्फ सस्टेनेबल होगा। ठीक है, आ गया फिर यहां पर। अब जरा एक चीज देखो, सबसे पहले ये बताइए, प्लांट है, प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा, सोलर इनपुट होगा। क्या होगा, सोलर इनपुट होगा, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको। तो देखो सोलर इनपुट एंड साइकिल टेम्परेचर, ध्यान सुनना, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड क्लाइमेट कंडीशन रेगुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन इंटायर पॉन्ड को। जैसे मान लीजिए सूखा हो गया, अब पॉन्ड क्या था, एक्वाटिक इकोसिस्टम था, वो किस में चेंज हो गया, टेरेस्ट्रियल में चेंज हो गया। तो ये सारे कंडीशन उसके लिए सस्टेन करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे आओ। अब ऑटोट्रॉफिक, अच्छा ऑटोट्रॉफिक समझते क्या होता है, जो अपना खाना खुद बना ले उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और जो अपना खाना खुद ना बना पाए उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने कहा पॉन्ड एक इकोसिस्टम है ना, पॉन्ड क्या है, इकोसिस्टम है। अब पॉन्ड में सारे मछली तो अपना खाना खुद नहीं बना सकती है, ठीक है, या कि तो मगरमच्छ अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो पॉन्ड के साथ में ऐसा कोई कंपोनेंट जरूर होगा जो क्या करे, अपना खाना खुद बनाए। तो उसके लिए उसमें होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। दूसरा होता है एल्गाई होते हैं, एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल
प्लांट फाउंड इन द एज। पहले मेरी बात सुनो, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो पानी के साथ तैरते रहते हैं उसे बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक, फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स का मतलब होते हैं जो पानी के साथ पैसिवली तैरते रहते हैं उसे बोलते हैं प्लैंक्टन। ठीक, तो जैसे फाइटोप्लैंक्टन तो कहोगे ऐसे प्लांट जो पानी के साथ फ्लो करते रहें। अगर हम एनिमल की बात करें कि ऐसे एनिमल जो क्या कर पानी के साथ तैरते रहें उसे बोलते हैं जू प्लैंक्टन। ठीक है, एक आता है नेक्टॉन। नेक्टॉन्स वो होते हैं जो एक्टिवली स्विमर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिवली स्विमर्स होते हैं। मतलब उनके पास या तो सीलिया होगा या तो फ्लैजिला होगा, जिससे क्या करेंगे, वाटर करंट के अगेंस्ट वो दौड़ेंगे। ठीक, तो अगर प्लांट ऐसे हैं तो उसे बोलते हैं फाइटोनेक्टॉन्स, और अगर एनिमल ऐसे तो बोलेंगे जू नेक्टॉन्स बोलेंगे। एक एनिमल ऐसे हैं जो जा करके बिल्कुल जमीन की तली पर बैठ जाते हैं। कहां बैठ जाएंगे? जमीन के बिल्कुल बॉटम पर, और ऐसे एनिमल को बोलते हैं जू बेंथॉन, और अगर ऐसा कोई प्लांट है तो उसे बोलते हैं फाइटोबेंथॉन बोलते हैं। तो प्लैंक्टन, नेक्टॉन और बेंथॉन बहुत बड़े हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ क्या क्या थे? एक तो थे जू प्लैंक्टन, एल्गाई, फ्लोटिंग, सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट जो कि एज पर पाए जाएंगे। आगे बेटा यहाँ पर फिर देखो, अब यहां पर जो कंज्यूमर होंगे, अब इस प्लांट को खाने के लिए तो कुछ होना चाहिए, तो वो होते हैं जू प्लैंक्टन्स। क्या होते हैं? जू प्लैंक्टन्स। क्या होते हैं बेटा? जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, अब जू मतलब क्या हो गया? एनिमल। ठीक है, अब ये देखो, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। ठीक है, अब आगे यहां पर देखिए एक चीज, अब यहां पर डिकम्पोजर भी आएंगे। तो हमारा क्या हो गया? फ्लो हो गया। पहले तो प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, कंज्यूमर हो गए, जू प्लैंक्टन हो गए। अब आइए डिकम्पोजर। जब कभी डिकम्पोजर की बात किया जाएगा तो बिल्कुल अपने आप में निश्चिंत रहना, डिकम्पोजर या तो बैक्टीरिया होंगे या तो फंगाई होंगे, या तो क्या होंगे? बैक्टीरिया तो फंगाई। चलिए, यहाँ पे फंगाई और बैक्टीरिया और फ्लैजिलेटेड, स्पेशली अबेंडेंट इन द बॉटम। अब इसने कहा, देखो बॉटम पे क्यों कहा भाई? जब कोई किसी चीज की डेथ होगी तो कहां पहुंचेंगे? वो बॉटम पे तो पहुंचेंगे, तो वहां रहेंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे। ठीक, आगे लिखा, दिस सिस्टम परफॉर्म द ऑल फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड द बायोस्फीयर एज वेल होल। अब यहां पर देखो, कन्वेंशन ऑफ द इनऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा सा समझिए इस चीज को। जैसे मेरे कोई खाना है मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास क्या है? कोई एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है मान लो। प्लांट करता क्या है? तो आप बताओगे प्लांट सिर्फ, प्लांट का सिर्फ ये नहीं कह सकते बहुत कम काम, बहुत काम है। वो करता क्या है? इनऑर्गेनिक को चेंज कर देता है ऑर्गेनिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और उसके पास ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम क्या है? ऑर्गेनेल हो गया। चाहिए क्या? ले लिया उसने, और लाइट लिया, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारा, अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। देखो हम यहां पर दो चीज बात, देखो कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ मैं वही बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे आपने प्लांट लगाया, क्या लगाया? प्लांट। प्लांट ने खाना बनाया, ठीक है, तो प्लांट ने जो भी खाना बनाया, अभी याद याद रखना, हम रिस्पायरेशन को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो भी उसने खाना बनाया उसे बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, लिखा अमाउंट ऑफ, यहां पर देखिए, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास आर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम इस पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्या क्या? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। ठीक है,
तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है हमेशा वेट के फॉर्म में या तो एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? या तो वेट के फॉर्म में या तो एनर्जी के फॉर्म में। अब आइए जरा वेट के फॉर्म में तो पढ़ें, कैसे करेंगे। तो हमने कहा प्रोडक्टिविटी किसमें? पर यूनिट एरिया। तो हम देखो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है? दिस इज द प्रोडक्शन। अभी देखना अभी। दूसरा कैलोरी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये एनर्जी के टर्म में है, ये वेट के टर्म में है, ये वेट के टर्म में है और ये किसके टर्म में है? एनर्जी के टर्म में है। अब जरा एक चीज देखना, अभी मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं ये क्या है? दिस इज द प्रोडक्शन। अब एक वर्ड आएगा प्रोडक्टिविटी, ये दोनों क्या है बेटा? तो आप बताओ ये दोनों है प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा फर्क है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा फर्क है। देखिए जब प्रोडक्टिविटी आए तो वहां टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइम। अब देखो यहां पर हम इसी को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या हम चेंज करेंगे? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। दिस इज द तो क्या है? प्रोडक्टिविटी। ये बताता रेट के बारे में। किसके बारे में? रेट के बारे में। जैसे तुम यहां से घर जा रही हो, घर तुम्हारा कितना दूर है? मान लो 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये तुम्हारी डिस्टेंस, तुम 1 घंटे में जा रही हो, कितने घंटे में हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब स्पीड आ जाएगी तुम्हारे चाल तुम्हारी डिपेंड कर जाएगी उस पर, ठीक है। तो ऐसे यहां पर क्या हो गया? पर ईयर में कितना खाना कितने मीटर स्क्वायर में बन रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये है प्रोडक्टिव। अच्छा इसको मान लो उसमें एनर्जी के टर्म में करना हो तो हो जाएगा किलो कैलोरी, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। ये किसके टर्म में है? एनर्जी के टर्म में। और ये किसके टर्म में है? विंग के टर्म में, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए यहां पर। तो मैंने आपको प्रोडक्टिविटी बता दिया ग्राम पर मीटर, ठीक है। यहां पर भी कैलोरी सब हो गया तुम्हारा। अब चलिए अब यहां पर देखिए एक वर्ड आएगा जीपीपी। देखिए जीपीपी क्या होता है? आप समझो मेरी, मैं जो बताने जा रहा हूं। जीपीपी आएगा और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक आएगा जी पी पी और आएगा एन पी पी। समझो पहले, मान लीजिए एक प्लांट है, सुनता रहना पहले मेरी बात। एक प्लांट है, प्लांट ने किया फोटोसिंथेसिस और इससे उसने बनाया 100 किलोग्राम, 100 केजी खाना बनाया उसने। कुछ बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, ठीक है, सुक्रोज बना दिया उसने, ठीक है। अब समझो ये किससे बनाया है? फोटोसिंथेसिस से। तो ये जो बनाया है डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस से, तो ये आ गया ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। या उसने कुछ यूज भी तो किया होगा रिस्पायरेशन के थ्रू। भाई जैसे उसने बनाया खाना, तो कुछ खाना तो उसने यूज भी किया होगा। तो जो खाना यूज करता है उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे मान लो उसने एनपीपी निकालना है, हमें एनपीपी निकालना है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जीपीपी। मान लीजिए इसमें से 2 किलोग्राम उसने यूज कर लिया रिस्पायरेशन के लिए। किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए। कितना यूज के लिए? 2 किलोग्राम। तो यहां पर हम रिस्पायरेटरी फैक्टर को माइनस कर देंगे। तो बनाया कितना था? 10, 2 को यूज कर लिया, बटा बचा कितना? 8 किलोग्राम। दिस इज द प्रोडक्शन। ये क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। तो एनपीपी जीपीपी समझ में आ गया? बहुत बढ़िया।
अब जरा इस चीज को देखना बेटा, देखो समझो। अब ये जो प्लांट है, देखो ये मान लो प्लांट है, रहना बेटा, क्या है? प्लांट। इस प्लांट ने खाना बनाया जो हुआ जीपीपी, इसने कुछ यूज कर लिया अपने लिए रिस्पायरेशन में, बचा कितना? एनपीपी। ये जो एनपीपी है ना, इसी को जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल है जिसको हर्बीवोर्स बोलेंगे, हर्बीवोर्स के लिए जो अवेलेबल है वो जीपीपी की एनपीपी। तो आप बताओ कि एनपीपी क्या अवेलेबल है? एनपीपी। जीपीपी किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। एनपीपी किसके लिए अवेलेबल है? तो आप बताओगे हर्बीवोर्स के लिए। और जो एनपीपी है जब यहां पहुंचेगा तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसे क्या बोलते हैं? तो जीपीपी इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द एनपीपी। श्योर? और यही एनपीपी किसके लिए अवेलेबल है? तो आप बताओगे कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, पक्का ना? चलिए अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई एक इकोसिस्टम है, सुनना, कोई इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम में डिपेंड करेगा स्पीसीज इज, उस पर्टिकुलर एरिया में कौन से स्पीसीज प्रेजेंट है, यही लिखा है। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये डिपेंड होती है प्लांट स्पीसीज पर इनहिबिटिंग पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में। और दूसरा और भी वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर पर, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। मान लीजिए हमने बीज बहुत अच्छा लगा या हमने खाद डाले, हमने हो जाएगी। दूसरा फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, हमने प्लांट ऐसा लगाया जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, एक फैक्टर ये हो गया। लेकिन मेन फैक्टर कौन सा? स्पीसीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगा देयरफॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से लेकर के कह रहा है कि अगर मैं एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें पूरे यूनिवर्स की या पूरे बायोस्फीयर की, पूरे बायोस्फीयर की, होल बायोस्फीयर की बात करें, ठीक है, तो वो कितना होता है? 170 बिलियन टन। और ये जो 170 बिलियन टन है ये ड्राई वेट है। ये क्या है? ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। अब ध्यान सुनो इसी, अगर मैं ओशियन की बात करें, किसकी बात करें? ओशियन की बात करें, किसकी बात करें? ओशियन की बात करें, समुद्र की बात करें, तो पूरे धरती का 70% एरिया क्या है? ओशियन है। इसका मतलब ओशियन को बहुत ज्यादा करना चाहिए फोटोसिंथेसिस, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितना करती है? 55 बिलियन टन। और कितना ऑक्युपाई एरिया करती है? 70%। ठीक है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द जो भी बनता है वो कहां पर बनता है? लैंड बनता है। तो इसका मतलब लैंड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू ओशियन की। ठीक है, चलिए तो हमने पढ़ लिया प्रोडक्टिविटी। तो देखो दो तीन बातें हैं, बहुत ध्यान सुनना। एक तो प्रोडक्टिविटी होती क्या है, फिर आप बताओगे प्रोडक्शन दो तरीके, प्राइमरी प्रोडक्टिव और या ग्रास प्राइमरी, ठीक है, जीपीपी और एनपीपी। एनपीपी क्या है? रिस्पायरेशन के बाद जो बचेगा। जीपीपी क्या है? जो फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाएगा प्लांट, ये हो गया। फिर आपको मैंने बताया कि इसकी यूनिट क्या होगी। पहले हम प्रोडक्शन की बात करें, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। प्रोडक्टिविटी तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने बताया आपको हाँ कि किसी भी एरिया में प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, तो एक सबसे पहला फैक्टर क्या है? स्पीसीज पर, उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे स्पीसीज है। फिर और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे वहां पर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है, जो प्लांट लगाया गया वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से करते हैं कि नहीं करते,
आगे हमारे पूरे बायोस्फीयर में कितना फोटोसिंथेसिस मतलब ड्राई वेट बनता है 170 बिलियन टन, जिसमें कि समुद्र जो बनाता है वो कितना 55 बिलियन टन बनाता है, जो कि ऑक्युपाई करता 70% एरिया में, लेकिन स्टॉप द कौन बनाता है, लैंड से बनता है। अब आइए डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, सुनते रहना वर्णन, ठीक है। देखिए डिकम्पोजिशन होता है तो आप बताओगे कि ब्रेकडाउन, क्या ब्रेकडाउन ऑफ द डेट्राइटस, वो एक वर्ड है डेट्राइटस, ये डेट्राइटस। जैसे मान लो कोई प्लांट है आपके पास, क्या है, कोई प्लांट है, प्लांट की लीफ, फ्रूट, इस समय खुद प्लांट अगर गिरेगा ताजा ताजा तो उसको बोलते हैं डेट्राइटस, कुछ भी हो यहाँ पर लिखा है। पहले देखो क्या होता है, आपके दिमाग में एक वर्ड आता है बहुत बढ़िया, जब हम डिकम्पोजर की बात करते हैं तो अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म क्या करता है, लीफ वगैरह को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, मिट्टी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, इसलिए हम सोचते होंगे कि अर्थवर्म ही एक ऐसा है जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तुम्हें पता है, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनटू लूजिंग सॉइल दोनों काम करता है। एक तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देता है और हमारे सॉइल जो होती है, सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाता है, क्योंकि छोटे छोटे पोरस बना देता है सॉइल को, ठीक है। आगे देखो, जो डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लाइक, सुन लो, तो क्या करता है डिकम्पोजर, कॉम्प्लेक्स को इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो आप बताओगे क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है। आगे ये जैसे हमारे पास कोई प्लांट है, अब वो प्लांट डेड हो गया है, ठीक है, जैसे लीव्स, बार्क, फ्लावर और डेड रिमेन ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग द फीकल मैटर, इसे बोलते हैं डेट्राइटस। जैसे मान ली कहीं पर एक कुत्ता है, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, तो सब कैसा काम करेंगे, डेट्राइटस। गाय ने गोबर कर दिया तो डेट्राइटस, प्लांट की छाल गिर गई तो डेट्राइटस, फ्लावर, लीफ कुछ भी गिर गया तो डेट्राइटस, ठीक है। आगे ये रॉ मटेरियल होता है किसी भी डिकम्पोजिशन के लिए, तो डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल कौन होता है, तो बताओगे डेट्राइटस होता है, ठीक है। आगे अब पहले तो इसके फैक्टर देखो कितने स्टेप होते हैं, तो आप बताओगे 5 स्टेप होते हैं। कितने बेटा, 5। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबोलिज्म और चौथा ह्यूमिफिकेशन और पांचवा मिनरलाइजेशन। तो इसको लेकर याद मैंने क्या था, फल लेकर चलता हूं मैं, फल लेकर चलता हूं मैं, फल लेकर चलता हूं मैं, फल लेकर, देखो ये होगा फल लेकर चलता हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेट्रियोर्स। डेट्रियोर्स के मतलब जो डेट्राइटस को तोड़ने वाले या डिकम्पोजर करने वाले उसे डेट्रियोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अर्थवर्म, ये ब्रेक डाउन डेट्राइटस पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो पहला वर्ड आ गया फ्रेगमेंटेशन, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को या कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देने को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब सुनो चाहिए, और मान लीजिए यहां पर कोई प्लांट आया, ये फिगर बना होगा, मैं तुमको दिखाऊंगा अभी। मान लीजिए प्लांट के लीफ है, ये क्या है, लीफ है, ठीक है। इस पे कोई एक केचुआ आया जिसको बोलते हैं अर्थवर्म, उसने खाना शुरू कर दिया, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ देगा, ठीक है। आप सुनते रहना इस चीज को। ये मान लो सॉइल में हो रहा है अभी, ये सब कुछ, ये सब कुछ कहां हो रहा है, सॉइल में, ये सॉइल है। अब पानी हुआ, पानी पानी हमने डाला, और पानी जैसे डालेंगे तो पानी कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो पानी जैसे नीचे जाएगा तो जो इसके इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो भी इसी के फॉर्म में डिसॉल्व होकर के नीचे पहुंच के प्रेसिपिटेट हो गए, और ये प्लांट को कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे, यहां पर लिखा हुआ है देखो। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग। जैसे आप एक काम करिए, आपको मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, कहीं रेत ढेला हो, होती है ना, बालू, ठीक,
और इस पर यहां थोड़ी सी चीनी डालो, समझो क्या डाल दिए, चीनी, और अब पानी डालना शुरू करिए इस पे। तो पानी डालोगे तो चीनी डिजोल्व होगी, और पानी यही रहेगा कि पानी नीचे पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा ना, क्योंकि रेत है, और रेत के पार्टिकल बड़े बड़े होते तो कहां पहुंच जाते हैं, वो सीधे सीधे नीचे। और क्या ये चीनी कभी हमको दोबारा मिल पाएगी, नहीं। तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो सॉल्वेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ये पहुंच जाते हैं सॉइल के किसी दूसरे स्ट्रेटा में, जो कि कभी प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। यहां देखिए, by the process of leaching, water soluble inorganic nutrient go down into the precipitate as क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल सॉल्ट। ठीक है, अगला देखिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रेकडाउन की बात आएगी या क्या क्या ना डिकम्पोजिशन की बात आएगी, तो कौन आगे बढ़ेंगे, फंगाई और बैक्टीरिया। अब फंगाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इस पर एक्शन करते हैं और एंजाइम सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, एंजाइम। और वो एंजाइम क्या करते हैं, इस पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एनर्जी के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी में छोड़ देते हैं। देखो, बैक्टीरिया और फंगस एंजाइम डिग्रेडेट डेटिवर्स इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। याद कर लेना इसको, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो मैंने तीन प्रोसेस बोला, तो कैटाबॉलिज्म कौन कराता है, तो बैक्टीरिया और फंगाई। फ्रेगमेंटेशन कौन कराता है, अर्थवर्म। ठीक है, लीचिंग क्या होती है, आते हैं उसे बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। ठीक, तो अब सुनो, तो हमने तीन आपको बताया, क्या क्या बेटा, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, और ठीक है, वो कहता है कि जो पहला तीन स्टेप है, कौन कौन, फ्रेगमेंटेशन, पहला तीन स्टेप कौन है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, दूसरा कौन सा बेटा, लीचिंग, और तीसरा है कैटाबॉलिज्म, तीसरा है कैटाबॉलिज्म। सुनते रहना भी, ये तीनों साथ साथ होते हैं, ये क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं। जब भी प्रोसेस होंगे तीनों साथ साथ होंगे, यह लिखा है, देखो लिखा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली। कहां पर, डेट्राइटस पर। अब आ गया ये दूसरा है, कौन कौन सा, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ठीक, आगे ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, तो ह्यूमिफिकेशन से बनता है ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। अभी इसको बता रहे हैं, रुको पहले। चल चल चल, देखो क्या बेटा, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का फॉर्मेशन। आप कभी गांव में ही ना, गांव में आपने चीज देखा होगा, जिसमें बरसात होती है, बरसात के बाद की जो मिट्टी होती है काली हो जाती है। ठीक है, क्यों काली हो जाती है, और उस काली मिट्टी में कहते हैं बहुत फर्टिलाइज मिट्टी है ये। कैसी मिट्टी है, फर्टिलाइज, मतलब यहां पर बहुत बढ़िया पैदावार होगी, क्योंकि उस मिट्टी में ह्यूमस है। क्या है, ह्यूमस, लिखा है यहां पर देखो, एक्यूमुलेट डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस, जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और सुन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो ह्यूमस होता है, ये हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो द डिकम्पोजिशन एंड एक्सट्रीमली स्लो रेट। तो याद रखना, ह्यूमस पर डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। किस पर, ह्यूमस पर डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। ह्यूमस का कलर कैसा होता है, तो अब बताओगे ब्लैक कलर का होता है। कैसा सॉलिड होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, आगे देखो, बीइंग द कोलाइड इन नेचर सर्व एज द रिजर्वायर न्यूट्रिएंट। ये भी याद रखना, तो न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर कौन होता है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस है ब्लैक कलर की, सॉलिड होती है, माइक्रोबियल से बहुत रेजिस्टेंट होता है, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, और ये रिजर्वायर होता है किसका, न्यूट्रिएंट का। ठीक, अब आगे देखिए, चलिए शुरू करें बेटा।
अब अगला आएगा मिनरलाइजेशन। तो ये जो ह्यूमस है बेटा, इस पर कुछ बैक्टीरिया आकर एक्शन करेंगे और इसको तोड़ देते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। यहां लिखा है द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड by the some microbes and release inorganic nutrients occurs by the process is called mineralization। इसे क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिनरलाइजेशन। चलिए आगे देखो बेटा, क्लास में खूब भर भर के सवाल बनेगा जो बताने जा रहे हैं। जहां पर डिकम्पोजिशन होता है ना उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लिखा भी है डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस। ठीक है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेट फैक्टर। अब समझो चीज को। तो उसने क्या क्या चीज बताया कि डेट्राइटस का केमिकल नेचर कैसा है और क्लाइमेट कैसा है। तो मैं तुमको ये चीज बताने जा रहा हूं। अगर कोल्ड और ड्राई कंडीशन है, कोल्ड और ड्राई कंडीशन है, तो यहां पर स्लो डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा? स्लो डिकम्पोजिशन होगा। दूसरा, अब ये क्लाइमेट कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरा, वार्म एंड ह्यूमिड, अगर ये कंडीशन होगी तो यहां पर फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। इसलिए तुम्हें नोटिस क्या होगा, ठंडक में खाना रात का सुबह तक खराब नहीं होता है, क्योंकि कंडीशन कैसे होती है? ड्राई और कोल्ड होती है, इस खराब तक डिकम्पोजिशन स्लो होता है। ठीक। लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो कंडीशन कैसा होता है? वार्म होता है और ह्यूमिड होता है, इसलिए खाना खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये तो बेस हो गया। लेकिन उसने कहा है दो चीज चाहिए हमें। एक हमें चाहिए कि जो डेट्राइटस उसका नेचर कैसा है। तो अगर डेट्राइटस, सुनते रहना ऐसे, डेट्राइटस, डेट्राइटस में अगर लिग्निन काइटिन है, सुनते रहना, क्या क्या है? लिग्निन एंड काइटिन। तो जो स्लो ये प्रोसेस होगी डिकम्पोजिशन, ये कैसे हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। बेटा स्लो हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर वहां पर शुगर और नाइट्रोजन मटेरियल है, कैसा है? शुगर और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड शुगर, और खास करके शुगर को अंडरलाइन करके टिक कर लेना। यहां पर डिकम्पोजिशन कैसे हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। इसको कहीं साइड में बना लो। ठीक। अब एक चीज और, अभी मैंने कहा था कि जब डिकम्पोजिशन होगा उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर एनएरोबिक कंडीशन है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर डिकम्पोजिशन नहीं होता, बहुत स्लो होता है। तो याद रखा, एनएरोबिक कंडीशन भी स्लो डिकम्पोजिशन कराता है। चलिए यहां से यहां तक की बात हमने कर ली। ठीक। आगे है बेटा, अब एनर्जी फ्लो आ जाइए। चलिए एनर्जी फ्लो की बात कर लेते हैं।
कहता है कि एक इकोसिस्टम को छोड़ करके, कौन सा इकोसिस्टम, हाइड्रोथर्मल वेंट। अभी हाइड्रोथर्मल वेंट कहाँ मिलेगा हमें, तो आप बताओगे ये हमें मिलेगा डीप सी, जो बहुत गहरे समुद्र होते हैं, जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो वहां पर सूर्य नहीं पहुंचता, मतलब सूर्य की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती है, वहां पर डिफ्यूज सनलाइट जाती है, वो आप बात की जानने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। अब यहां पर देखिए लिखा एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on earth। इस अर्थ पर अगर अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है तो वो कौन, सन है, ठीक है। आगे आइए। अब लिखा ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50%, ठीक है। इट इज क्या होता, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पार। तो पार क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये होता है 50%। जो सोलर रेडिएशन होता है उसका 50% क्या होता है, पार होता है। किसका, सोलर रेडिएशन का 50% क्या होता है, पार होता है। अब ये जरा देखिए अगली बात, कह रहा है वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब प्लांट की बात करें या ऑटो किसकी बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया बात करें जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो, ये क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं सन की रेडिएंट एनर्जी को किस क्या बनाने के लिए, मेक द फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल से। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट, ठीक है। अब सुनो, प्लांट सिर्फ और सिर्फ 2 से 10% ही पार को एक्सेप्ट करता है, मतलब सन के 50% एनर्जी क्या हो गई, पार हो गई। इस पार का 2 से लेकर के 10% एनर्जी ही प्लांट किस में कन्वर्ट करता है, फूड में कन्वर्ट करता है, ठीक। यहां पर लिखा है द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। कहता है इसी छोटे से कितना परसेंट एनर्जी से, 2 से 10% एनर्जी से ही इतना एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट किया, फूड में। पूरा लिविंग वर्ल्ड चल रहा है, ठीक। लिखा सो इट इज द इंपॉर्टेंट नोट टू सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द प्लांट फ्लो थ्रू ऑर्गेनिक इकोसिस्टम। अब वो कह रहा है कि हम लोग या जो भी एनिमल है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन, अच्छा हाँ, किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पर। अब प्रोड्यूसर है क्या, प्लांट है, ठीक है। चले बेटा, एक खास बात और, जो ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहे हैं, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन कंज्यूमर। अब जरा ऐसे देखो, पहले क्या किया, अच्छा मैं तुम्हें वो डायग्राम नहीं बताया, रुक जाओ बता दूं पहले, ये डायग्राम देखो, ये क्या है पता ही है, प्लांट है। प्लांट की एक लीफ गिरी, ये प्लांट है, कभी का नाम जिंदा है, लाइव प्लांट है, क्या है, लाइव है। लेकिन जैसे लीफ इससे अलग हो गई तो ये क्या हो गई, डेड हो गई। इतना तो पता है ना, लिखा ए ग्रीन लीफ फॉल फ्रॉम द ग्राउंड। अब जैसे उस पे ग्राउंड पे गिरेगी तो उस पर कुछ बैक्टीरिया या कह दो इंसेक्ट उस पे खाना शुरू करें, ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। देखो जैसे जैसे मान लो कि लीफ गिरी होगी तो उस पे चलो आ गया वो वर्क, तो अर्थवर्म क्या करेगा, उसको खाना शुरू, छोटे छोटे शुरू पार्ट में तोड़ देगा उसको। जब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा तो फिर वही काम, आइए फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, याद है, इस पे ये अर्थवर्म आके खाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये 2 प्रोसेस हो सकती है। पहला प्रोसेस क्या होगा,
कि ये पार्सली कंज्यूम्ड बाय द डिकम्पोजर्स सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया और बिगिन टू द लॉस फॉर्म ऑफ द लिटर। अब लिटर क्या होता है? वही जो ताजी ताजी पत्ती गिरती है उसी को बोलते हैं लिटर। ठीक, अब उस पर क्या होगा? कुछ मशरूम टाइप के जो होंगे फंगस यहाँ पे ग्रो करेंगे। फंगस है क्या? मशरूम ही तो फंगस है। ठीक है, आके ग्रो करेगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा प्रोसेस, अब देखो, जब ये गिरेगा फिर से इसको खाएंगे और खा करके फिर से इसको जहां भेज देंगे, सॉइल में। तो ओवरऑल पूरी, चाहे इसको कोई भी खाए, आना कहाँ है आखिरी में? सॉइल में आना है, ताकि न्यूट्रिएंट्स और या ऑर्गेनिक या जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है दोबारा उसको कहाँ पहुंचाना है? सॉइल में पहुंचाना। ठीक है, चलिए अब फिर से वहां चलते हैं। ये मुझे याद आ गया था कि मैं तुमको बताना भूल गया था। तो बताओ, एनर्जी का फ्लो यूनि डायरेक्शन होता है कि बाई डायरेक्शन होता है? बोलो। यूनि डायरेक्शन होता है। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, जरा इसको देखो। ये भी तो ये कहता है कि जब हम एक दूसरे से दूसरे उसमें जाएंगे तो फिर ही चलता रहेगा। कह रहा है नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स नीडेड द कांस्टेंट एनर्जी सिंथेसिस रिक्वायर्ड। ठीक है, सर 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। देखो, समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो भैया सुनो, देखो, कहता है कि इकोसिस्टम में, मतलब इसमें हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर एक वर्ड है डिसऑर्डरनेस एंड इंक्रीज। ये जरा देखो, पहले बताओ डिसऑर्डरनेस होता क्या है? याद है एंट्रोपी? याद आया? तो एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस। चलिए अब यहां पर देखिए, लिखा ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर। हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट है। कहां पर? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मेजर द प्रोड्यूसर आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट। ठीक है, लाइकवाइज द, चलिए इसको जरा देखो। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके लिए। देखो, हमारा जो इकोसिस्टम था, हमने इकोसिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इकोसिस्टम को कितने पार्ट में? 2। एक था टेरेस्ट्रियल और दूसरा था एक्वाटिक। ठीक, या देखो, टेरेस्ट्रियल में जो आपका प्राइमरी, आपका जो प्रोड्यूसर होगा, क्या प्रोड्यूसर, वो कौन कौन हो सकते हैं? तो आप बताओगे, एक तो हर्बेसियस, हर्बेसियस, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है वुडी प्लांट। कौन से प्लांट? वुडी प्लांट। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ
हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। अब जरा एक्वेटिक सिस्टम की बात करते हैं। देखो एक्वेटिक में आपके याद होना चाहिए, अभी मैंने बताया था फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन याद आया, फाइटोप्लैंक्टन। और और बताओ, मैंने कहा था एल्गी, एल्गाई कहाँ होते हैं वाटर में होते हैं। तो वाटर में फाइटोप्लैंक्टन और एल्गाई क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, और कुछ हायर प्लांट, कुछ हायर प्लांट भी ये काम करते हैं। HIGH नहीं दिख रहा है, अच्छा, कुछ हायर प्लांट भी ये काम करते हैं। ठीक, तो एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में समझ में आ गया प्रोड्यूसर कौन है। अब हम बात करते हैं एक और, अगला देखो, देखो अब मैं ये बता चाह रहा था, लेकिन इसमें एक लाइन मुझे मिल गई, वो मुझे बताना पड़ेगा। देखो एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है GFC, एक होता है DFC। DFC बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन, और GFC बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक, अब इसको जरा समझना, मैं थोड़ा सा नहीं बताना चाहता लेकिन बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट को कौन खाया, बकरी खाई, बकरी को फॉक्स खाया और फॉक्स को शेर ने खा लिया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्रेजिंग फूड चेन होता है। और डेट्राइटिस फूड चेन कौन सा होता है, कि जब प्लांट की डेथ हो जाएगी, जब प्लांट की या एनिमल की डेथ हो जाएगी, तो जो लिटर गिरेगा, लिटर मतलब या डेट्राइटस, जो फ्रेशली फॉल लीफ वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसे क्या बोलता है, डेट्राइटस बोलते हैं। वहीं से स्टार्ट होगा डेट्राइटस फूड चेन, DFC। तो ग्रेजिंग फूड से ही बनेगा कौन सा, DFC। और फूड चेन, फूड वेब एक मतलब क्या होता, फिर मैंने बता दिया कि जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा फूड चेन हो और सब एक दूसरे में उलझे हुए हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फूड वेब बोल देते हैं। ठीक है, अब आइए, कह रहा सारे के सारे एनिमल डिपेंड होते हैं प्लांट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, फॉर देयर फूड नीड दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर। इसीलिए उसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। अब एक चीज और, या उसे हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं या उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। सुनो अभी सुनो, अब जो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं उसे बोलते हैं हर्बीवोर्स, और जो प्लांट पे इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं उसे बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे हम लोग डायरेक्टली डिपेंड है कि इनडायरेक्टली, हम लोग दोनों डिपेंड है भाई। जैसे अंडा खाते हो, तो अंडा क्या हो गया, अंडे को सॉरी मुर्गी को कौन खाया, सॉरी मुर्गी क्या खाई, दाने खाई। तो मुर्गी दाना खाई या कीड़ा खाई, जो भी खाए वो, तो वो कहीं ना कहीं तो प्लांट पे गई ना, और इनडायरेक्टली हम उसको खा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को खा रहे हैं, तो हम कैसे हो गए, इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड हो गए, प्लांट पे। और अगर हम दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं तो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। चलिए, चलिए वो यहाँ पर एक बार देख लो, चाहे अगर तुम्हारी इच्छा करे, लिखा प्राइमरी कंज्यूमर एंड इफ एनिमल ईट देन एनिमल, उसे क्या बोलते हैं, प्लांट को। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर बोल देते हैं। ठीक है इधर बेटा, ठीक, लाइकवाइज जैसे कि आपको पता है हर्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स के बारे में पता है। अब देखो कुछ कॉमन हर्बीवोर्स होते हैं जैसे इंसेक्ट, ठीक, आपको पता है बर्ड, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के हर्बीवोर्स कौन कौन है, इंसेक्ट है, बर्ड है, और कुछ मैमल है। अब अगर तुमसे वो तो नहीं पूछेगा ये, वो तुमसे पूछे एक्वेटिक का हर्बिसियस कौन सा है, हर्बीवोर्स, तो आप बताओगे मोलस्का। क्या, मोलस्का क्या है, एक्वेटिक सिस्टम का हर्बीवोर्स है। अब यहां पर आइए,
लिखा है द कंज्यूमर्स फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स, इसे क्यों क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। वन करेक्टली इसे बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। जो हर्बीवोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स, क्योंकि उसको भी खाने वाले कोई ना कोई बैठा हुआ है। ठीक लिखा है। अब इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। लिखा दोज एनिमल डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स उसे बोलते हैं। और यही मैंने तुमको अभी बताया था, सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन जिसे बोलते हैं जीएफसी डिफेक्ट। ठीक, देखो घास है, गोट ने खाया तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और उसको मैंने खा लिया तो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। खाया कभी बकरी? अब ये याद देखिए डेट्रेटस, चले देखो यहां बेटा, कुछ चेंज देखो फिर से। अब आइए डीएफसी से, लिखा है यहीं से लिखा है डीएफसी की शुरुआत ही होती ऑर्गेनिक मैटर से। जब ग्रेजिंग फूड चेन का कोई पार्ट जमीन पे गिरेगा या कोई किसी की डेथ होगी तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा डीएफसी। ठीक है, देखिए लिखा है मिस मेडअप ऑफ द डिकम्पोजर विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मेनली वही कहां फिर से, फंगाई और बैक्टीरिया। तो डिकम्पोजर कहीं भी आए तो आंख बंद करके लगाओ, फंगाई और बैक्टीरिया। लिखा दे मीट देयर द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द डिग्रेडेटिंग ऑर्गेनिक मैटर, तुम्हें पता है जिसे क्या बोलते हैं। अब एक वर्ड है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है, सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, जो सड़ी गली चीजों पर रहते हैं और फूड ऑब्टेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। देखो यहां पर decomposes secrete digestive enzyme and break down dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorb them। सबसे पहले एक बात याद रखना, वैसे मान लो बैक्टीरिया है या कोई फंगाई है तो निगल के नहीं डाइजेस्ट करता, वो मान लो डेथ हो गई, मान लो यहां पर किसको एक प्लांट है किसकी डेथ हो गई, ये मान लो कुछ है इसकी डेथ हो गई, ठीक, यहां पर एक बैक्टीरिया आया, क्या आया, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा और वो इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। बाहर बॉडी से बाहर एंजाइम सिक्रेट होंगे और वहां से न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो आप सीधे सीधे कहोगे एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। यहां पर देखिए, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जरा एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात आई है। इन एन इकोसिस्टम देखो, जीएफसी इज द मेजर एनर्जी फ्लो, तुम्हें पता ही है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन टू द जीएफसी, ठीक है। फूड चेन में द कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन, और इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है, कोई मतलब नहीं यहाँ से, ठीक है, फूड वेव। अब देखो कौवा और कॉकरोच क्या है, याद रखना, कौवा और कॉकरोच क्या है, ओमनीवोर्स है। क्या है, कह रहा है ह्यूमन को तुम कहां रखोगे, आप किस ह्यूमन की बात कर रहे हो, किस ह्यूमन की बात कर रहे हो बताओ। वही वो कहेगा, जैसे कुछ आजकल तो वेगन का बहुत बड़ा वो चल रहा है, तो वेगन्स क्या होते हैं, कुछ नहीं खाते हैं वो, इसका मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया, वो हर्बीवोर्स हो गए। और कुछ ऐसे हैं जिनको सुबह शाम, ठीक है। अब आइए यहां पर कुछ ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं। देखो लिखा है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक
प्लेस इन द फूड चेन, इसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब ट्रॉफिक लेवल में कुछ है समझो, जैसे मैंने कहा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल लेवल हमने कहा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्लांट आ गए। अब प्लांट अपना खाना कहां से लेते हैं, सन से लेते हैं ना, तो ये कहां आ गए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। प्लांट को खाएगी गोट, कौन खाया, गोट। अब गोट क्या खाएगी, प्लांट, तो ये आएगा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। ठीक, अब इस गोट को मान लो फॉक्स ने खा लिया, और फॉक्स किसको खाया, गोट को, तो कौन सा फूड अवेलेबल है उसी के आधार पर इसको कह दिया था ट्रॉफिक लेवल पर, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल। चले कुछ ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं यहां पर। चलिए, देखो बेटा, किसकी बात, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या क्या हो सकता है पहले देखो, देखो ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर हमेशा कहां रखा जाएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। प्रोड्यूसर हमेशा कहां रखा जाएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर रखा जाएगा। अब अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर रखे जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन। ठीक, और अगर टेरेस्ट्रियल है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ए, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं टी। टी मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ए मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक, अब आइए, इस प्रोड्यूसर को खाने वाले कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक, जैसे जो इस प्रोड्यूसर को खाने वाला जो बैठा है इसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। किसके रिस्पेक्ट में, इसके खुद के रिस्पेक्ट में। खुद के रिस्पेक्ट में क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। सुनते रहना अभी बातों को, क्या लिखा है, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या हो सकते हैं, अच्छा ये कहां रखे जाएंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा क्या आएगा, हार्बीवोर्स आएगा। भाई हार्बीवोर्स वही तो होगा जो प्लांट को खाएगा, तो वही तो सेकेंडरी का वो हो गया कंज्यूमर। क्या क्या हो सकते हैं, अगर एक्वाटिक की बात किया जाएगा तो आएगा जू प्लैंक्टन, मैंने बता चुका हूं आपको। और अगर टेरेस्ट्रियल पे आएगा तो एक तो होता है ग्रॉस हॉपर होता है और काऊ, ये दोनों दोनों तो कहां रहेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर। ठीक, आइए, अब आइए सेकेंडरी कंज्यूमर। अच्छा, इस प्राइमरी कंज्यूमर को बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर, याद रख लेना ये चीज, प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ठीक, अब आइए, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस सेकेंडरी, ये कंज्यूमर है ना, खाएगा किसी को, इसको मारे खाएगा, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, या फर्स्ट कार्निवोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट कार्निवोर। क्या बोलेंगे, फर्स्ट कार्निवोर्स बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे या फर्स्ट कार्निवोर्स बोलेंगे। ठीक, अब आइए यहां पर, यह थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और यहां पर कार्निवोर आएगा, खास करके प्राइमरी कार्निवोर्स आएगा। ठीक है, अब आइए, कहां पर फिश कहां रहती है, पानी में, तो हम कहेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम का थर्ड ट्रॉफिक लेवल का कौन है, फिश है। फिश किसको खाएगी, इस जू प्लैंक्टन को खाएगी। जू प्लैंक्टन किसको खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस, ये बर्ड किसको खाएगी, तो ग्रास होपर को खा लेगी। और ये फॉक्स को खाएगी, तो आप बताओगे काऊ को खा लेगी। ठीक, आगे आइए, अब इसे बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं, टॉप कार्निवोर्स। अच्छा, लिखा हुआ है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब ये होगा मैन या लायन। अब जैसे वुल्फ को कौन खाएगा,
लायन। और बर्ड को कौन खाएगा? मैन खा लेगा। ठीक है, पक्का। चलिए, चलिए खास बात अगली, फिर से देखो अब। कहता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी सक्सेसिव लेवल पर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कितनी एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होगी? 10%। 90% क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। चल देखो, पहले समझो जो मैं बताने जा रहा हूं, देखो समझो। कहता है कि व्हेन ऑर्गेनिज्म आर डाइज, जब मर जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा वो? डेट्राइटस। देखो, जैसे कहा हमने कहा प्लांट है बहुत सारे, क्या है? प्लांट। ठीक है, प्लांट को कौन खाएगा? हमने कहा कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर। इस ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? बर्ड खा लेगी। ठीक, मैंने 3 तक ही बनाया है। ठीक है, अब जरा देखो, ये प्लांट है ना, मान लीजिए 100 प्लांट हैं। कितने हैं? 100 प्लांट। 100 प्लांट को अगर ये खाएगा तो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। लेकिन इसमें से मान लो 10 प्लांट मर गए, डाई कर जाए, तो वो कहां पहुंच जाएंगे? डीएफसी में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगी? डीएफसी। इसीलिए ग्रेजिंग फूड चेन का कुछ एनर्जी कहां पहुंच गया? डीएफसी। इसलिए ग्रेजिंग फूड चेन में सक्सेसिव रेट पर एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। जैसे अगला, अब ग्रास होपर है। इस ग्रास होपर कौन खाएगा? बर्ड खाएगा। मान लीजिए 50 ग्रास होपर थे। कितने थे? 50। 50 में 10 मर गए, कहां पहुंच गए 10? वो डीएफसी में पहुंच गए। जो मरेगा कहां पहुंचेगा? डीएफसी में पहुंच जाएगा। अब इसके पास एनर्जी कितनी बची? सिर्फ 40 की बची। तो यही बताया गया है कि हर एक सक्सेसफुल लेवल पर क्या हो जाएगी? एनर्जी कम होती चली जाएगी, कि कुछ एनर्जी कहां ट्रांसफर हो जाएगी? डीएफसी में हो जाएगी। चलिए, चलिए एक आ गया स्टैंडिंग क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? तो आप बताओगे किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास प्रेजेंट है। बायोमास एट एनी ट्रॉफिक लेवल। देखो, each trophic level certain mass of the living material पर्टिकुलर टाइम, किस टाइम पर? पर्टिकुलर टाइम पर, उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्राफ्ट। ठीक, अगर उस स्टैंडिंग क्राफ्ट को हम मेजर करें कहां पर? मास में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास में, तब इसे बोलते हैं बायोमास। अब बायोमास का मतलब है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास। ठीक, और नंबर इन पर यूनिट एरिया, या तो हो सकता है दूसरा नंबर इन पर यूनिट एरिया। अब नंबर इन पर यूनिट एरिया तो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगी। यहां देखो, द बायोमास ऑफ द स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? या तो फ्रेश वेट में कर सकते हैं, या तो ड्राई वेट में कर सकते हैं। देखो, जब मेजरमेंट ऑफ द बायोमास इन टर्म ड्राई वेट आर मोर एक्यूरेट, सुनते रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ड्राई वेट और चले, कौन कौन सा है? और फ्रेश वेट और ड्राई वेट में अगर हमें बढ़िया से एक्यूरेट करना तो हम क्या लेंगे? ड्राई वेट लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यहां से यहां तक।
हमने तुमको पहले ही बताया था कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाने में सिर्फ कितना फ्लो होता है? 10% फॉलो होता है। मतलब क्या है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसीलिए देखते रहे यहां पर, इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल। कहाँ कहाँ? प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कॉर्निवोर्स वगैरह वगैरह, जैसे ग्रेडिंग फूड चेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? स्टैंडिंग फूड चेन क्या होता है वगैरह वगैरह तुम्हें सब पता है अब। चलिए अब देखो यहां पर, ये देखो इसको, ये अपना हुआ जलता हुआ सूरज है, सन। इससे क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। इस एनर्जी को लेने वाला सिर्फ एक है, वो है प्लांट। क्या है? प्लांट। प्लांट ने क्या किया? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर इस एनर्जी को यूज करके कुछ बायोमास में कन्वर्ट कर लिया। कितना कहोगे? इसका 50% जो था पार, याद आ रहा है, और इसका कितना परसेंट? 2 से 10%। ठीक, अब जब फिर यहां से क्या हुआ? कुछ तो इसने क्या किया? हीट के फॉर्म में रिलीज कर दिया। ये हीट के फॉर्म में कैसे रिलीज किया होगा? रिस्पायरेशन करके। क्या करके? रिस्पायरेशन करके, क्योंकि अपने लिए यूज करेगा ना। फिर सुनो, अब क्या हुआ? जो बचा हुआ है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर जाएगा, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और हर्बिवोर्स। ठीक, अब आगे देखो, मान लीजिए प्लांट कुछ मर गया होगा, उस मरे हुए प्लांट को कौन खाएगा? डेट्राइटस। मतलब ये पहुंच जाएगा, या सुनो, इसी को कुछ खाएंगे कीड़े मकोड़े, उस कीड़े मकोड़े को खाने वाला कौन बैठा हुआ है? बर्ड। कौन बैठा हुआ? बर्ड। इस बर्ड को खाने वाला कौन बैठा हुआ? बड़ी बर्ड। ठीक, अब आ गया देखें यहां पर, फिर कुछ हीट के फॉर्म में निकल गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल या सेकंड कंज्यूमर, जिसे बोलते हैं कार्निवोर्स। ठीक, आगे देखो, फिर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर भी यही होगा और पहुंच जाएगा यहां पर। देखो कुछ ये सब डेट्राइटस है ना, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। अल्टीमेटली सब कहां पहुंच जाएंगे? इसी सॉइल के अंदर पहुंच जाएंगे। इसीलिए कहते हैं मरने से डरो ना, क्योंकि मरना तो सब। भाई देख ही रहे हो आप तो इकोसिस्टम की बात, हम लोग तो इकोसिस्टम से हट नहीं सकते। क्या हट सकते हैं? हम भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है ना। तो मरने से मैं कभी डरता नहीं हूं ना। चलिए अब आप देखिए, कुछ पिरामिड्स की बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? पिरामिड्स के बारे में। 2 घंटा लगातार पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अगर हम शेप ऑफ पिरामिड्स की बात करें तो उसके लिए आप बहुत पहले से फैमिलियर है, तुम्हें पता है कि पिरामिड्स का एपेक्स होता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो ये बताओ ये क्या है? पिरामिड। ये क्या है? ये भी पिरामिड है। इसे बोलते हैं अपराइट पिरामिड और इसे बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। अब हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखा है, वो कहता है कि ये बताओ, ये जो है ये लगातार नैरो होता चला जाता है। जनरल कंडीशन में यही है। आपको पता है प्रोड्यूसर बहुत सारे होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूम होते हैं, कंज्यूमर उससे कम होते हैं, फिर उससे कम से प्राइमरी कार्निवर्स होते हैं, सबसे कम टॉप कार्निवर्स होते हैं। ठीक है, ठीक, ये जरा इन्वर्टेड वाला थोड़ा सा याद कर लेना। ये मैं प्लांट इकोसिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैं अभी बताऊंगा बाद में। लिखा है यहां पर, देखिए जरा, मैं बताना चाह रहा हूं। देखो, हमारे पास 3 तरीके के पिरामिड्स पाए जाते हैं। पहला कौन कौन सा?
पिरामिड्स ऑफ नंबर, क्या है, पिरामिड्स इन या पिरामिड्स ऑफ नंबर। दूसरा पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम एक एक करके हो चलेंगे। कौन 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 सा पिरामिड्स हैं, नंबर, बायोमास और एनर्जी का। हम सबसे पहले एक बात करेंगे, एक ग्रास लैंड बर है, ठीक है, एक ग्रास लैंड है, सुनते रहना। ये किस पे बेस है, नंबर पे बेस है। तो नंबर है तो देखो इसको ऐसे बना हुआ है, अपराइट पिरामिड्स। कैसा है, अपराइट पिरामिड्स। देखो ये प्रोड्यूसर है, मतलब प्लांट होंगे, और प्लांट के बहुत सारे नंबर हैं। कितने नंबर हैं, इतने नंबर है, हमें नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है प्राइमरी कंज्यूमर, क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। कितने हैं इतने, लेकिन इससे कम है, ठीक है, ये इससे कम है, ये सबसे कम है। दिस द टॉप कार्निवर्स। नंबर है तो याद रखना कैसा पिरामिड है, अपराइट पिरामिड है। नंबर का पिरामिड कैसा है, अपराइट है। अगला ये किसका है, ये बायोमास है, क्या है, और बायोमास का तो 100% अपराइट ही होगा, 100% बिना एक्सेप्शन के। जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल में हम जाते जाएंगे, वैसे वैसे लगातार हाई ट्रॉफिक का क्या होता है, बायोमास घटता जाएगा, घटता जाएगा। देखो यहाँ पर मान लीजिए हम प्लांट्स की बात कर लें, फिर वही प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह वगैरह हो जाएंगे। तो यहाँ पर इतनी एनर्जी है, यहाँ एनर्जी एनर्जी और एनर्जी बहुत कम होती चली गई, ठीक है। तो लगातार जैसे जैसे ऊपर जाते वैसे वैसे एनर्जी कम होती चली जाती। अगला ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। देखिए ये है इन्वर्टेड पिरामिड्स, बायोमास का स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप द फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट ये लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। इन्वर्टेड है, कहां पर है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर कम हैं, मतलब प्रोड्यूसर के नंबर कम हैं, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर के नंबर ज्यादा हैं। यह है फाइटोप्लैंक्टन और यह है जूप्लैंक्टन। क्या है, जूप्लैंक्टन, ठीक है। चले एक और, आइडियल पिरामिड्स किसके लिए है, एनपीपी के लिए है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो मैंने बताया था आपको 10%, कितना परसेंट, 10%। देखो जब यहां पर कितनी एनर्जी, 1,00,000 जूल एनर्जी इकाई था, 1,00,000, ठीक है। जैसे ही यहां से यहां पर जाएगी एनर्जी, तो 10% पहुंचेगी, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, इतना बचेगा, ठीक। फिर यहां से जाएगी तो इसका 10% इतना बचेगा, यहां से यहां जाएगी सिर्फ इतना जूल बचेगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो, पक्का नहीं ना। ये लाइन याद कर लेना, सिर्फ कितना परसेंट, 1%। कल एन आइडियल पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इनटू द सन। चलिए देखो बेटा, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो सुनो। ये देखो यहाँ कह रहा है, इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर, क्या है, ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास, ये सब कैसे होंगे, अपराइट होंगे।
जनरली कैसा होंगे, सब अपराइट होंगे। ठीक है। प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ बायोमास, कहां पर देन हर्बीवोर्स में पता ही है, हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर ऑफ बायोमास इन कार्निवोर्स भी पता है, एंड लोअर द ट्रॉफिक लेवल मोर द हाई, सुनो मोर क्या लिखा, आल्सो द लोअर द ट्रॉफिक लेवल अवे द मोर देन, ठीक है। ये मैं जो तुमसे बताना चाह रहा था, ये मैं तुमसे, यही मैं तुमसे भी कह रहा था। एक एक्सेप्शन जो था, लिखा है देयर आर एक्सेप्शन टू द जनरलाइजेशन, लिखा इफ एवर काउंट टू द नंबर ऑफ इंसेक्ट इन फीडिंग ए बिग ट्री काइंड्स ऑफ द पिरामिड्स, कैसा होगा, इनवर्टेड होगा बेटा, कैसा होगा, इनवर्टेड। यहां पे प्लांट के नंबर तो एक है, क्या है, प्लांट के नंबर एक है, लेकिन उस प्लांट को खाने वाले बहुत सारे इंसेक्ट हैं। फिर से देखो यहां पे लिखा है, ठीक है। और सुनो, लिखा नाउ एडेड एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन इंसेक्ट, लिखा एज आल्सो द नंबर इज लार्जर ऑफ द बर्ड ईटिंग द स्मॉलर, ठीक है, ड्रॉन द इट आउट। तो ये शेप बनेगा आपका ऐसा, मैं लिख दूं यहीं पर इन्वर्टेड शेप, कैसा होगा, इन्वर्टेड शेप, ठीक है। ये लाइन, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, लिखा कैन नेवर इन्वर्टेड, याद रखना एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, अब कैसा होगा बेटा, अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज व्हेन द एनर्जी फ्लो फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तुम्हें पता है कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ एट ईच स्टेप, ठीक है। ईच बार ऑफ द एनर्जी pyramids indicate the amounts of energy present at each trophic level in given the amount, sorry, annually per unit area, ठीक है। हाँ एक चीज और, ये बहुत बढ़िया लाइन है, मिल गई, देखो क्या लिखा है यहां पर, लिखा एज्यूम, लिखा इट एज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन, सम थिंग्स दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन द नेचर, याद रखना कोई भी फूड चेन वेन हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। नॉट एकोमोडेट ए फूड वेव, लिखा है मोर रिवर, जो सेप्रोफाइट्स हैं, जो सड़ी गली चीजों पर रहते हैं, उनको कहीं पर भी जगह नहीं दी गई है किसी भी पिरामिड्स में, ठीक है। बल्कि बल्कि ये बहुत बढ़िया, मतलब वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोसिस्टम, मतलब कि भी किसी भी इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं, लेकिन इनको कहीं पर जगह नहीं दी गई है, ठीक है। अब आइए, क्लाइमैक्स सक्सेशन, 2 मिनट रुको फिर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। चलो बताते जाओ, जो आज हमने पढ़ाया, आज आपको क्या क्या पढ़ाया है। चलो पहले प्रोडक्शंस, फिर प्रोडक्शन की यूनिट, प्रोडक्टिविटी यूनिट, यूनिट बताओ, यूनिट ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं और एनर्जी के भी टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और बताते जाओ,
अभी कितना बचा इसमें? एनर्जी फू होगा ना, क्या ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह। हम्म, चलो भाई देखो, देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, हम कुछ चीजें बहुत शॉर्ट टाइम में आपको बताएंगे ताकि तुम्हें, देखो, जैसे जब पहली बार अर्थ बनी होगी तो अर्थ पहले कैसी थी? जलता हुआ आग का गोला, दहकता हुआ आग का गोला था। क्योंकि ये सन भी किसका पार्ट है? सूर्य का पार्ट है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? एक अनइमेजिनेबल क्या हुआ था? एक्सप्लोजन हुआ था। कहां पर? सन में। जिससे क्या हुआ? सन का एक पार्ट छिटक गया और इतना पार्ट छिटका जिससे क्या बन गई? अर्थ बन गई। उस समय अर्थ कैसे रही होगी? जल रही होगी, जलता हुआ आग का गोला था, ठीक है। उसके बाद उसमें चट्टाने रही होंगी, तो वहाँ पर कैसे क्या है सक्सेशन हुआ, इसी के बारे में पढ़ना है। रॉक रहा होगा, रॉक पे कुछ एनिमल, सॉरी, कुछ ऑर्गेनिज्म आए होंगे जो क्या क्या होंगे, उसको वेदर किए होंगे, तोड़े होंगे, अपने लिए अनसुटेबल किए होंगे, दूसरे के लिए सुटेबल कराए होंगे, वगैरह वगैरह। हमें ये सब बातें पढ़नी है, ठीक है। चलिए, देखो, वो तुमसे पूछेगा सर क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, बताइए, बोले भैया। हम्म। क्या होती है? देखो मैं बता रहा हूं, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। क्लाइमेक्स होता है सबसे आखिरी वाला पॉइंट। क्लाइमेक्स होता है सबसे आखिरी वाला। जैसे हमने कहा एक चट्टान है, क्या है? चट्टान है। अब इस चट्टान में भी तो मैं तुमको बताऊंगा, सबसे पहले आकर लगता है क्रस्टोज लाइकेन। क्या के चिपकता है? क्रस्टोज लाइकेन। ये क्रस्टोस लाइकेन क्या करता है? एक एसिड का सिक्रीशन करता है, और वो एसिड का सिक्रीशन करने के बाद इसको तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है? इस चट्टान को तोड़ देता है। तो जैसे ही चट्टान को तोड़ता है, उसके बाद उस पे लाइकेन आके लगते हैं, क्रस्टोस लाइकेन है, फिर आगे आगे लगते लगते चलते हैं, ठीक है। होता क्या, एक समय के बाद जैसे मिट्टी बन गई ना, अब मिट्टी का कहीं पर वेदरिंग नहीं होगी, मिट्टी अब दोबारा आगे सक्सेशन नहीं होता है। तो क्लाइमेक्स का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? कि अब फर्दर इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। चलिए यहां पर देखे लिखा है, यहाँ पर देखो लिखा, एन इंपॉर्टेंट टू कैरेक्टरिस्टिक आस स्मॉल, सॉरी, ऑल कम्युनिटीज देयर द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तुम्हें पता है इसमें ये सब चीजें यहाँ पर लिखो, दिस change is ordinarily and sequence parallel with the change in physical environment. These change lead to the finally to the community and near in equilibrium या near equilibrium with the environmental, and that is called climax community. इसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। फिर यहां देखो, द ग्रेजुअल एंड फेयरली, ठीक है, प्रिडिक्टेबल द चेंज इन द कंपोजिशन गिव, इसे को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब धीरे धीरे सक्सेशन होता रहा, जैसे सिस्टम बनता रहा, एक दिन में थोड़ी ना बना होगा, धीरे धीरे बना होगा। देखो, देखो हमारी पहले बात सुनो,
हमने लिखा पॉइनियर, POINEAR होता है ना, पॉइनियर, ठीक है। और पॉइनियर के बाद आता है क्लाइमैक्स, ठीक। जब कहीं पर पहली स्पीसीज आकर के लगती है जहां पर सक्सेशन स्टार्ट होता है, ध्यान सुनो, जहां पर पहली स्पीसीज आके लगती है जहां पर सक्सेशन स्टार्ट होता है, उस स्पीसीज को बोलते हैं पॉइनियर स्पीसीज, ठीक है। और जहां पर नियरली इक्विलिब्रियम आ जाता है उसे बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और उस स्पीसीज को बोलते हैं क्लाइमैक्स स्पीसीज। यहां से लेकर के यहां तक बहुत सारी स्पीसीज आती रहती हैं और जाती रहती हैं, इसी को बोलते हैं शेयर स्पीसीज। क्या बोलते हैं? शेयर स्पीसीज। इसको कहीं से बना लो, पॉइनियर स्पीसीज और क्लाइमैक्स स्पीसीज, और यहां पर शेयर स्पीसीज। ठीक है, अब ध्यान से ना इस चीज को, जो शेयर स्पीसीज होती है ये हमेशा बढ़ती रहती है। ये हमेशा क्या होती है, मतलब क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि कंडीशन फेवरेबल होता जाता, कंडीशन फेवरेबल होता जाएगा, आगे के नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती चली जाएंगे। यहां देखो, देखो लिखा द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए गिवन एरिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं शेयर। यहां देखते रहो, फिर लिखा है द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म एट द सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी, इसी को बोलते हैं सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं। लिखा इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेज देयर इज ए चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑर्गेनिज्म। देखो ध्यान सुनो, लिखा इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज इन टोटल बायोमास। मतलब जैसे हाँ कि पॉइनियर स्पीसीज से लेकर के बहुत सारी स्पीसीज, 4 स्पीसीज है, हमने कहा ये पॉइन स्पीसीज ए, दूसरी वाली बी, सी, डी और ई, 5 स्पीसीज आएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम नंबर किसका होगा? ए का होगा। सबसे ज्यादा नंबर ई का होगा, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे हम सक्सेसिव आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं, नंबर और बायोमास दोनों बढ़ता चला जाता है आगे आने वाले स्पीसीज का, मतलब शेयर स्पीसीज का, ठीक है। अब आगे देखो, लिखा है आज के टाइम, प्रेजेंट डे, आज के टाइम जो कम्युनिटीज हैं ऑफ द वर्ल्ड केम बिकॉज ऑफ द सक्सेशन दैट हैज द अकर्ड ओवर द बिलियन ऑफ ईयर सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन। आपको पता भी है लाइफ स्टार्ट कब हुई थी अर्थ पर? कितना? 4 बिलियन ईयर, 4 बया। अर्थ की उत्पत्ति कब हुई है? 20 बिलियन ईयर। अर्थ की स्पीसीज कब हुई है? 20 बिलियन ईयर। ठीक है, आगे लिखा है एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन दोनों साथ साथ हुए हैं। पूछ लेगा तुमसे, एवोल्यूशन साथ साथ हुए हैं कि अलग अलग? तो दोनों साथ साथ। लिखा है वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, सक्सेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो सक्सेशन वहां स्टार्ट होता है जहां पर पहले कोई स्पीसीज ना रही हुई, ठीक है। जैसे तुम सक्सेस हो गए हो, उसके बाद भी तुम सक्सेस ले हो तो तुम्हें सक्सेस क्या जाएगा? जब तुमने पहली बार सक्सेस हुआ होगा तो तुम्हें क्या, बहुत बड़ा सक्सेस लड़का है, ठीक है। फिर तुम्हें सक्सेस मिलती रही हो, बाद की बात है,
ठीक है, यहां पर देखो लिखा है सक्सेशन hence process that start in a area where no living organisms are there. ठीक है, these area are no living organism over the existed से, जैसे बेयर रॉक, जो चट्टान होती है वहां पर पहले कोई सक्सेशन नहीं रहा होगा, आग में देखो, और नी आर द और इन एरिया समहाउ देखा है कुछ एरिया ऐसे भी होंगे लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर। ठीक है, अब यहां पर देखो कह रहा है ऐसा एरिया जहां पर पहले कभी ना हो, और एक ऐसा एरिया जहां सब कुछ लॉस हो गया हो। जैसे मान लो एक जंगल है, पहले जंगल नहीं था, सुनो, एक चट्टान है, रॉक है, रॉक है, अभी यहां कुछ भी नहीं आया है, तो हम कहेंगे नो लिविंग प्रेजेंट, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। दूसरा एक जंगल है, फॉरेस्ट है, एक बहुत बढ़िया जंगल था, एक दिन आग लग गई, और आग लगने के बाद सारी स्पीसीज यहां पर मर गई, तो एक भी स्पीसीज यहां पर नहीं बची, नो स्पीसीज, नो लिविंग। लेकिन दोनों में फर्क है, इसमें पहले स्पीसीज थी और इसमें पहले नहीं थी। यहां पर अब दोनों में सक्सेशन होगा, यहां पर सक्सेशन होगा और यहां पर भी सक्सेशन होगा, लेकिन दोनों के सक्सेशन में रेट का फर्क होगा, यहां बहुत स्लो होगा और यहां उसके कंपेयर में फास्ट होगा। ठीक, क्योंकि पहले यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, अब आइए यहां पर लिखा है एग्जाम्पल। अब अगर देखो, अब जहां पर पहले कभी ऑर्गेनिज्म नहीं थे, जैसे कि रॉक, अगर यहां पर सक्सेशन होगा तो इसे बोल देंगे प्राइमरी सक्सेशन। और जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले थे लेकिन किसी कारणवश फ्लड आ गया हो, बाढ़ आ गई हो, या आग लग गया हो, कुछ भी हुआ हो, और यहां पर होंगे, इसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। पढ़िए यहां पर देखा लिखा द फॉर्मर्स इज कॉल्ड द प्राइमरी सक्सेशन व्हाइल द लेटर टर्म इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। एग्जाम्पल देते हो, लिखा एग्जाम्पल ऑफ एरिया वेयर द प्राइमरी सक्सेशन अकर्स द न्यूली कूल्ड लावा, जैसे जो नया नया लावा बना हो। दूसरा बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड एंड रिजर्वायर, जैसे आपने क्या किया, आपने समझो पहले आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास पहले तालाब रहे होंगे, लेकिन वो तालाब अब खत्म हो गए होंगे, या नहीं खत्म होंगे तो तालाब की गहराई धीरे धीरे खत्म हो गई होगी, ये आपने देखा भी होगा। क्यों खत्म हुई होगी? क्योंकि वहां पर जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर जाते हैं वैसे सक्सेस बढ़ता रहता है। और याद रखना, इक्विलिब्रियम लैंड होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? लैंड होता है। इसलिए कहते हैं कि नदी में हमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालने हैं, वरना नदी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। चलिए यहां देखो लिखा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो। जहां पर पहले कुछ नहीं था, अगर वहां पर सक्सेशन होगा तो बहुत क्या होगा? स्लो होगा। लिखा बिफोर ए बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम स्टेबलाइज्ड देयर मस्ट बी सॉइल। कहता है पहला कम्युनिटी आने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। लिखा डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, और ये किस पर डिपेंड करेगा? क्लाइमेट पर। लिखा इट टेक नेचुरल प्रोसेस सेवरल हंड्रेड्स टू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर प्रोड्यूसेस फर्टाइल सॉइल ऑन बेयर। अब सुनो सवाल बनेगा कि किसी भी रॉक पर अगर हमें फर्टाइल सॉइल लानी है तो कितना टाइम लग सकता है? सेवरल हंड्रेड्स ईयर से लेकर के सेवरल थाउजेंड्स ईयर, इतना टाइम लग सकता है। ठीक है, कहीं पर भी क्या लाने के लिए? फर्टाइल सॉइल लाने के लिए। ठीक, अब आगे देखो, चलिए यहां पर देखिए अब क्या लिखा है
कह रहा है जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है बिगिंस इन ए एरिया वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैव बीन डिस्ट्रॉय। मतलब डिस्ट्रॉय तो तब हुई होगी जब पहले रही होगी, ठीक है। एज इन अबेंडोन्ड फॉर्म लैंड, कुछ भी हो सके, जैसे बर्न और कट फॉरेस्ट लैंड हैव बीन बीइंग द फ्लडेड, ठीक है, सिंस सम सॉइल आर सेडिमेंट इज प्रेजेंट सक्सेशन फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। तो बता दिए तुमको, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और ये हमेशा कैसा होता है, फास्ट होता है, क्योंकि पहले से वहां पर सॉइल प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे अब लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली द फोकस्ड ऑन द चेंज इन वेजिटेशन। देखो अभी हमने आपसे क्या बताया था कि वेजिटेशन चेंज होता रहेगा फूड पर। सुन तो रहो, इस चीज को समझो। जैसे हमने कहा कि पहले चट्टान थी, चट्टान पे कुछ नहीं था, चट्टान पे एक क्रस्टोस लाइकेन आया, उसके बाद कोई प्लांट आया होगा, मान लो कोई प्लांट आया होगा, तो जब प्लांट आया होगा तो जब गिरेगा तो उसमें माइक्रोब्स और बैक्टीरिया आएंगे, पता है ना, मतलब फंगाई और बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो सॉइल में फर्टिलिटी आएगी, फिर प्लांट्स ग्रो होंगे, उस प्लांट को खाने वाले भी कोई आएगा, तो जैसे कि ऐसे ऐसे सक्सेशन होता रहेगा। यहाँ देखिए, however these vegetation change in turn affect the food and shelter for the various type of animal, पता है तुमको, ठीक है। लिखा 10 as succession proceed the number and type of animal and decompose also the change। ये भी क्या होते हैं, चेंज, डिकम्पोजर भी लगातार चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है कि अगर सक्सेशन हो रहा है और इंसान कहीं पर ह्यूमन जाकर के डिस्टर्ब कर दिया, तो वो क्या करेगा, अपने से पहले वाले स्टेज में पहुंच जाएगा। जैसे हमने कहा कि एक यहां पर देखो, इस चीज को हमने कहा सबसे पहली कम्युनिटी कौन सी है, पॉयनियर कम्युनिटी। सबसे पहले कौन सी है, पॉयनियर कम्युनिटी। फिर हमने कहा यहां पर बहुत सारे शेयर आएंगे, याद है, हमने कहा इसको ए मान लो, बी, फिर सी और डी, यहां तक मान लो पहुंचा है सक्सेशन, कहां तक पहुंचा है, डी तक, और हमने आया इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, अपने से पहले पहुंच जाएंगे। वे लिखा, देखो लिखा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, नेचुरल हो या ह्यूमन इंड्यूस्ड हो डिस्टर्बेंस, जैसे फायर लग जाना, डिफॉरेस्टेशन हो जाना वगैरह वगैरह, कैन कन्वर्ट पर्टिकुलर सेरल स्टेज सक्सेशन एन अर्लियर स्टेज, उसके पहले वाले स्टेज में हम पहुंच जाएंगे। लिखा आल्सो सच डिस्टर्बेंस क्रिएट न्यू कंडीशन दैट इनकरेज स्पीसीज डिस्करेज एंड क्लाइमेट स्पीसीज, ठीक है। अब यहां से हम पढ़ेंगे सक्सेशन कल, जरा एक बार हम देख लेते हैं इसको। देखो प्लांट का सक्सेशन है, हाइड्राच हो सकता है, एक्सार्च हो सकता है, मैं तुम जीराक्स कंडीशन हो सकता है। देखो पॉयनियर कम्युनिटी जो पहले आएगी, इस सब मैं तुमको बताऊंगा, ठीक। अब जैसे ही देखो ये ये कौन सा है, ये एक्वेटिक वाला होगा। देखो इसमें सबसे पहला स्टेज कौन सा बेटा, देखो फाइटोप्लैंक्टन है। अब हमने कहा कि कोई वो हो रहा होगा, तालाब रहा होगा, उसमें बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, और फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद क्या आएंगे, सबमर्ज प्लांट आएंगे, ठीक है। सबमर्ज प्लांट वो होते हैं जो धंसे हुए प्लांट होते हैं, लेकिन कुछ बाहर रहते हैं कुछ अंदर रहते हैं। फिर आएगा रीड स्वैम्प स्टेज आएगा, सॉरी नहीं भाई, अच्छा नीचे है, अच्छा हाँ, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। फिर आएगा रीड स्वैम्प, फिर मार्स मीडो, और फिर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ही क्या बोलते हैं, या टेरेस्ट्रियल सक्सेशन को क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल, मतलब लास्ट उस पे